So hey guys, welcome to the Tuition Wala Foundation. I hope you're doing very well. I am Anjali, your chemistry and biology educator. तो आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज द सेकेंड चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एंड सेल साइकिल एंड डिविजन. बाय द नेम इटसेल्फ हमें पता चल रहा है कि जो प्रीवियस चैप्टर में चैप्टर नंबर 1 में हम लोग ने पढ़ा था अबाउट द सेल, वो सेल के हम डिविजन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ओके, सो सेल के अंदर व्हाट हैव वी स्टडीड एंड व्हाट डू वी नो. हमें इतना पता है कि सेल के अंदर होते हैं ऑर्गेनेलीज जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली इज द न्यूक्लियस विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली ऑफ द सेल. ओके, तो न्यूक्लियस के अंदर ऐसा क्या होता है कि उसको हम बोलते हैं इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो न्यूक्लियस हैज़ क्रोमोसोम. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग इनसाइड द न्यूक्लियस इज द क्रोमोसोम. एंड प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको क्लियर करवा दिया था अबाउट व्हाट इज अ क्रोमैटिन नेटवर्क एंड व्हाट आर क्रोमोसोम्स. अब उसके बारे में और डेप्थ में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो बेसिकली इसकी शुरुआत होती है एक स्टोरी से. एक साइंटिस्ट थे, साल था 1882. जर्मनी में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वॉल्थर फ्लेमिंग. वॉल्थर फ्लेमिंग वॉज अ जर्मन साइंटिस्ट जिन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया. जैसे न्यूटन ने एप्पल गिरते हुए ऑब्जर्व किया एंड ही डिस्कवर्ड द ग्रेविटी. सिमिलरली वॉल्थर फ्लेमिंग जर्मनी में एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1882 में क्या ऑब्जर्व किया. ही ऑब्जर्व दैट कि लार्वा मीन्स द इनिशियल स्टेज, किसी भी चीज़ का इनिशियल स्टेज. जैसे टेडपोल इज द लार्वा ऑफ अ फ्रॉग. सिमिलरली द लार्वा ऑफ स्लमेंडर. नाउ स्लमेंडर जो होता है इट इज़ एन एम्फीबियन. इट इज़ एन एम्फीबियन विच समवॉट लुक्स लाइक अ लिजर्ड. ओके, तो स्लमेंडर के लार्वा में वॉल्थर फ्लेमिंग ने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो लार्वा था इट वॉज रैपिडली डिवाइडिंग. मीन्स बहुत ही ज़्यादा क्विकली ये डिवाइड हो रहा था. यानी वन लार्वा डिवाइड्स इनटू टू लार्वास विच डिवाइड्स इनटू अनदर टू लार्वास and so on. The division continues. So he observed that the larva of a salamander is dividing rapidly, means one after another. And उसने फिर यही चीज़ को अपने एक्सपेरिमेंट में पुटअप किया. उसने ये लार्वा जो है उसको एक्सट्रैक्ट किया. He took it to his own library और वहाँ जाके सिंपल माइक्रोस्कोप, किससे, सिंपल माइक्रोस्कोप से उसने क्या डिस्कवर्ड किया. उसने ये देखा कि ये जो लार्वा है ये एक सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. कैसे हैं, सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है. द लार्वा ऑफ द स्लमेंडर अपीयर्स टू बी अ सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. और उसने इन सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को नाम दिया क्रोमैटिन फाइबर्स. उसने इन सिंगल स्ट्रक्चर्स को क्या नाम दिया था, क्रोमैटिन फाइबर्स. अब उसने बोला कि क्रोमैटिन फाइबर्स तो हो गए बट डिवीजन के टाइम पे ये क्रोमैटिन फाइबर्स नहीं होते हैं. डिवीजन तो उसको भाई पता ही नहीं था कि डिवीजन एक्चुअली कैसा हो रहा है. तो अहेड 1882 के बाद उसने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया. सिंपल माइक्रोस्कोप से ही जम्प्ड टूवर्ड्स दी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यानी कि हाई लेवल, हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप में उसने ये डिस्कवर्ड किया कि ये जो लार्वा है इट इज़ लुक लाइक अ सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमैटिन फाइबर्स. और यही क्रोमैटिन फाइबर्स ड्यूरिंग द डिवीजन टाइम, सेल डिवीजन के टाइम पे ये क्रोमैटिन फाइबर्स कैसे हो जाते हैं, दे कंडेंस्ड एंड दे कंडेंस्ड टू फॉर्म व्हाट, दे कंडेंस्ड टू फॉर्म ए क्रोमोसोम. आई होप सो इतनी थिंग्स आपको क्लियर हो गई होंगी कि वॉल्थर फ्लेमिंग ने सबसे पहले क्या किया. 1882 में जर्मनी में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था वॉल्थर फ्लेमिंग. व्हाट डिड ही डू, ही टुक अ लार्वा ऑफ अ स्लमेंडर और उसने उसमें क्या ऑब्जर्व किया, वो लार्वा जो था दैट वाज रैपिडली डिवाइडिंग. और वो रैपिड डिवीजन बहुत ही क्विक हो रहा था. विद इन सेकेंड्स वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे. तो उसने क्या किया, वो लार्वा को एक्सट्रैक्ट किया एंड ही टुक इट टू हिज ओन लाइब्रेरी. अपनी लाइब्रेरी में लेके गया. एंड उसने सॉरी नॉट लाइब्रेरी, लेबोरेटरी.
उसने वो सिंपल माइक्रोस्कोप, अच्छा देखो 1882 के टाइम पे देयर वर नो कंपाउंड और हाईली स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो उसी सिंपल माइक्रोस्कोप से उसने क्या किया, वो सिंगल थ्रेड डिस्कवर किया कि जो लार्वा है इट लुक्स लाइक अ सिंगल थ्रेड स्ट्रक्चर। अब वो सिंगल थ्रेड को उसने क्या नाम दिया, ही नेम्ड इट एज अ क्रोमैटिन फाइबर्स, बट स्टिल उसने एग्जैक्ट डिवीजन डिस्कवर नहीं किया था। तो लेटर ऑन ईयर्स पास ऑन होते गए और उसने सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डिस्कवरी की, एंड देन उसने उसी माइक्रोस्कोप से सेम लार्वा को ऑब्जर्व किया अगेन, एंड तब जाके उसको एक्चुअल सेल डिवीजन के बारे में पता चला। एंड जब उसे ये चीज़ पता चली कि सेल डिवाइड होता है, तब ये क्रोमैटिन नेटवर्क फाइबर्स के फॉर्म में नहीं रहते, दे कंडेंस, और कंडेंस होके ये क्या बन जाते हैं, क्रोमोसोम, और इसी तरीके से क्रोमोसोम की डिस्कवरी हुई। इज दिस थिंग क्लियर? ओके, तो अब हम आते हैं क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के ऊपर। स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम एक्सटर्नली कैसा दिखता है। इंटरनली तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ व्हाट, डीएनए एंड हिस्टोन। प्रीवियस चैप्टर अगर आपको याद होगा, नहीं याद है तो गो एंड वॉच इट, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो क्रोमोसोम के बारे में हमें क्या पता है कि पहले तो ये क्रोमोसोम नहीं रहता है, पहले ये क्या रहता है, सबसे पहले आते हैं हमारे डीएनए, सबसे पहला हमारा पार्ट आता है डीएनए। आई होप सो सबको डीएनए का फुल फॉर्म याद होगा। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, हमें पता है कि हमने कौन सा डीएनए स्ट्रक्चर पढ़ा है, गिवन बाय वॉटसन एंड क्रीक। वॉटसन एंड क्रीक ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था। अब ये जो डीएनए स्ट्रक्चर है कैसा दिया था इन लोग ने, ये डीएनए स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। एक स्ट्रैंड ऐसी थी तो दूसरी स्ट्रैंड डीएनए की कैसी थी, द सेकेंड स्ट्रैंड्स वुड लुक लाइक दिस। और ये उसने डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था कि इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, जो दो स्ट्रैंड्स दूसरे से डिफरेंट होंगी, एक स्ट्रैंड अलग होगी, दूसरी स्ट्रैंड अलग होगी। ओके, तो ये स्ट्रक्चर दिया था वॉटसन एंड क्रीक ने। उन्होंने ये भी बताया था कि डीएनए कॉन्स्टिट्यूट्स अप ऑफ थ्री थिंग्स, तीन चीज़ों से हमारा डीएनए बनता है। सबसे पहला तो डीएनए में होती है शुगर, फिर होती है उसमें नाइट्रोजनस बेस, एंड देन उसमें क्या होती है, फॉस्फोरिक एसिड, और यू कैन से फॉस्फेट। ओके, सो हम लोग को इतनी चीज़ें पता थे कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है इट वाज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक। इट्स अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। टू स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल टू टू स्ट्रैंड्स आर अपोजिट टू ईच अदर एंड एंटी पैरेलल, दे इंटरवाइन देमसेल्फ। और ये जो डीएनए है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ थ्री थिंग्स, शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट। तो शुगर जो होता है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पेंटोस शुगर। कैसी शुगर होती है, पेंटोस। अगर मैं यहाँ पे डायग्राम दिखाऊं तो इट वॉट सम वॉट लुक लाइक दिस, 1 2 3 4 5 साइड से ये शुगर कंपोज होती है। तो दिस इज अ पेंटोस शुगर। ओके, देन कमिंग टू द नाइट्रोजनस बेस। तो जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं दीज आर टू टाइप्स। सबसे पहला आता है हमारा प्यूरिन्स एंड देन आते हैं हमारे पायरिमिडीन्स। ओके, सो देर आर टू नाइट्रोजनस बेस दैट वी हैव अ प्यूरिन एंड वी हैव अ पायरिमिडीन। प्यूरिन्स में होते हैं हमारे एडिनाइन एंड ग्वानाइन, एंड पायरिमिडीन्स में हमारे होते हैं साइटोसिन एंड थाइमीन। और यू कैन से लाइक अगर ऑर्डरली लिखना है तो थाइमीन पहले आएगा एंड देन साइटोसिन। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? तो हमारे प्यूरिन्स होते हैं एडिनाइन और प्यूरिन्स होते हैं हमारे एडिनाइन एंड ग्वानिन, एंड पिरिमिडीन्स होते हैं हमारे थाइमीन एंड साइटोसिन। अब ये जो हम नाइट्रोजनस
ये जो डीएनए की स्ट्रैंड देख रहे हैं, इसमें जो बीच में स्ट्रक्चर्स है लेडर लाइक जो इनको ज्वाइंट कर रहे हैं, दीज आर अवर नाइट्रोजनस बेस। यहाँ पे एडिनाइन होगा तो यहाँ पे थाइमीन होगा, यहाँ पे ग्वानिन होगा तो यहाँ पे साइटोसिन, अगर यहाँ पे साइटोसिन, यहाँ पे ग्वानिन, यहाँ पे थाइमीन तो यहाँ पे एडिनिन। इसका मतलब क्या है कि ऑलवेज एडिनाइन बॉन्ड्स विथ थाइमीन, एडिनाइन बॉन्ड्स विथ थाइमीन एंड साइटोसिन और यू कैन से ग्वानिन बॉन्ड विथ साइटोसिन। हमेशा ऐसा ही होगा कि एडिनाइन ऑलवेज पेयर्स अप विथ थाइमाइन एंड साइटोसिन और ग्वानिन विल ऑलवेज पेयर्स विथ साइटोसिन। अब यहाँ पे जो पेयरिंग के टाइम पे आपको बॉन्ड्स दिख रहे हैं, ये होते हैं हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स। कैसे बॉन्ड्स होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एडिनाइन और थाइमीन के बीच में देयर इज डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में देयर इज ट्रिपल हाइड्रोजन bond. So just remember one thing कि bonds are present between the base pair purines and pyrimidines, they are hydrogen bonds. और hydrogen bond एडिनाइन और थाइमाइन के बीच में डबल होंगे, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन bonds are present. Okay, now coming back towards the phosphate. So जो phosphate होता है it is in the form of phosphoric acid. फॉस्फेट किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। ओके, और अगर इसका मैं एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दिखाऊं तो डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आपकी बुक में दिया गया है कि यहाँ पे होती है हमारी फॉस्फोरिक एसिड, ये कनेक्ट होती है पेंटोज शुगर के इस वाले साइड से, एंड देन हमारा नाइट्रोजनस बेस यहाँ से कनेक्ट होता है, नाइट्रोजनस बेस, और फिर यहीं से हमारी नेक्स्ट पेंटोज शुगर स्टार्ट होती है। ओके, and this further ahead continues. ओके, तो ये ऐसे कंटिन्यू होता जाता है। ये डीएनए के कुछ ऐसा दिखते हैं कि ये हमारी पेंटोस शुगर है, ये एसिड है हमारी, कौन सी एसिड है? फॉस्फोरिक एसिड है, एंड इन दोनों के बीच में वी हैव अवर नाइट्रोजनस बेस पेयर्स। सो आई होप सो इतनी थिंग्स आपको क्लियर हो गई होंगी अबाउट द डीएनए स्ट्रक्चर, नॉट अबाउट क्रोमोसोम, अबाउट डीएनए स्ट्रक्चर। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट याद रखना कि द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वॉज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक। कौन सा? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। बट सबसे पहले डीएनए को पढ़ने वाला कौन था? तो डीएनए वॉज फर्स्ट स्टडीड इन द ईयर 1953, इन द ईयर 1953 बाय रोजलिंड फ्रैंकलिन। रोजलिंड फ्रैंकलिन वॉज अ साइंटिस्ट जिसने सबसे पहला फर्स्ट डीएनए स्ट्रक्चर वॉज स्टडीड बाय रोजलिंड फ्रैंकलिन इन द ईयर 1953. उसके बाद वॉटसन एंड क्रीक केम एंड दे गिव दिस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जिसको आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं. इज दिस थिंग क्लियर? ओके, सो मूविंग अहेड टूवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग. सबसे पहला तो हमारा क्रोमोसोम किससे बनता है? डीएनए से. नेक्स्ट थिंग, इट इज़ मेड अप ऑफ अनदर एलिमेंट. अगर प्रीवियस वीडियोस आपने देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने बताया था इट इज़ मेड अप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन. द बी थिंग, द सेकेंड थिंग, इट इज़ मेड अप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन. फर्स्ट थिंग किससे बनता है? ये डीएनए से. सेकेंड थिंग किससे बनता है? ये हिस्टोन प्रोटीन से. तो ये हिस्टोन प्रोटीन होते क्या है? बाय द नेम इटसेल्फ हमें समझ में आ रहा है ये एक तरह के प्रोटीन होते हैं. ठीक है, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया. अब ये हिस्टोन प्रोटीन का काम क्या होता है? तो बेसिकली ये हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं ये कुछ इस फॉर्म में होते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. इसका मतलब क्या है कि हिस्टोन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्टामर, यानी कि 8 हिस्टोन प्रोटीन्स इन टोटल पूरे क्रोमोसोम स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होते हैं. इज दिस थिंग क्लियर? तो इतना रखना, हिस्टोन प्रोटीन आर ऑक्टामर कॉम्प्लेक्स. हिस्टोन प्रोटीन कैसे होते हैं? दे आर ऑक्टामर कॉम्प्लेक्स एंड दे हेल्प. हिस्टोन प्रोटीन क्या करते हैं? हेल्प्स इन कॉइलिंग ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए को कॉइल होने में मदद करते हैं. क्यों डीएनए को कॉइल होना है? क्योंकि डीएनए को रेप्लिकेट करना है और रेप्लिकेशन के लिए कॉइलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, सो बी पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम इज हिस्टोन प्रोटीन. हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं? दे आर द ऑक्टामरेट कॉम्प्लेक्स. एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस हिस्टोन प्रोटीन? दे हेल्प्स इन कॉइलिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल.
तो अब क्या होता है ना, अब ध्यान से देखना, अब हमने ए और बी थिंग्स देख लिए, तो अब हमने ए और बी से क्या चीज़ कंक्लूड की, हमने ये कंक्लूड किया कि जो हमारा क्रोमोसोम होता है वो सबसे पहले क्या होता है, क्रोमैटिन फाइबर होता है, एंड दिस क्रोमैटिन फाइबर इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए प्लस histone protein. This chromatin is formed by the combination of DNA plus histone protein. Now next thing, अब ये कॉम्बिनेशन अरेंज कैसे होता है, भाई कॉम्बिनेशन है तो उसकी अरेंजमेंट भी होगी, तो ये कॉम्बिनेशन की अरेंजमेंट कैसी होती है, ध्यान से देखना कि सपोज अगर ये 1 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है ना, मैं अगर छोटी स्ट्रैंड बनाऊं तो लाइक दिस, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, मैं ऊपर से स्टार्ट कर रही हूँ फ्रॉम टिल डाउनवर्ड्स, ये अगर एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है ऐसी, ओके, बोथ द स्ट्रैंड्स आर डिफरेंट इन कलर, तो मैं ये कलर अलग कर देती हूँ। इज दिस थिंग क्लियर? ये डीएनए की एक स्ट्रैंड है, ये डीएनए की स्ट्रैंड क्या करेगी, ऑक्टामेरेट हिस्टोन प्रेजेंट होंगे अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ऑक्टामेरेट फॉर्म में हिस्टोन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और यहाँ पे भी बहुत सारे ऑक्टामेरेट 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ऐसे ऑक्टामेरेट फॉर्म में हमारे हिस्टोन प्रेजेंट है। तो अब क्या करेगी, ये स्ट्रैंड इसके अराउंड कॉइल करेगी, ओके, देन ये इसके अराउंड कॉइल करेगी, एंड देन ये इसके अराउंड कॉइल करेगी। सिमिलरली ये स्ट्रैंड भी आएगी और ये स्ट्रैंड भी इसके अराउंड कॉइल करेगी, फिर ये इसके अराउंड, एंड देन अगेन इसके अराउंड कॉइल करेगी। तो ऐसे करते करते दे विल फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स, दे विल फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स, और वो कॉम्प्लेक्स जो होता है दैट विल बी अ मिक्सचर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन एंड डीएनए स्ट्रैंड्स। कैसा मिक्सचर होगा, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए की स्ट्रैंड का मिक्सचर होगा, लाइक दिस वे, ऐसे। तो बहुत सारे हिस्टोन एंड डीएनए स्ट्रैंड्स के अराउंड फॉर्म हो जाएंगे, ओके। एंड यही जो चीज़ होती है ये एक्सटेंसिवली कॉइल होती है, यानी कि अब बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव कॉइलिंग होगी इसमें, अभी ये इस तरीके से कुछ एक्सटेंसिव कॉइलिंग्स होगी, एंड दिस एक्सटेंसिव कॉइलिंग विल फाइनली, इनके बीच में हमारे हिस्टोन्स भी होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, उनको भूलना नहीं, ड्रॉ करना, एंड दे फाइनली टर्मिनेट्स इनटू अ स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज योर क्रोमोसोम। किस में टर्मिनेट्स हो जाएंगे, इनटू अ स्ट्रक्चर विच वी कॉल्ड अ क्रोमोसोम। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? तो ये प्रोसेस कुछ इस वे में फॉलो अप होता है कि पहले तो हमारी डीएनए स्ट्रैंड नॉर्मल होती है, नॉर्मल हमारा डीएनए होता है, ओके। व्हेन दिस डीएनए कंबाइंस विद द ऑक्टामर हिस्टोन, ये लोग बना लेते हैं डीएनए प्लस ऑक्टामर हिस्टोन, तो इनका इक्वल टू आंसर आता है हमारा क्रोमैटिन नेटवर्क। क्या आता है इक्वल टू आंसर, क्रोमैटिन नेटवर्क। अब यही क्रोमैटिन नेटवर्क, द सिमिलर क्रोमैटिन नेटवर्क विल अंडरगो कॉइलिंग टू फॉर्म दिस स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर व्हेन अंडरगो सुपर कॉइलिंग, यानी कि नॉर्मल कॉइलिंग से भी बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव भी कॉइल होना, दे विल फॉर्म फाइनली अ क्रोमोसोम। सो आई होप सो कि आप लोग को ये फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम क्लियर हो गया होगा कि क्रोमैटिन फाइबर्स क्रोमोसोम के बेसिक पेरेंट्स होते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स, ओके। हाउ? तो सबसे पहला होता है डीएनए। DNA will combine with the octamer histone protein and they will form a chromatin network. This chromatin network undergoes coiling to form the coil network. Okay, अब ये जो coiling है ये और ज़्यादा super coiling करती है and it will form the final structure that is chromosomes. Okay, so I hope so इतने things आपकी clear हो गई होंगी. Then next, अब हम देखते हैं क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो बेसिकली जो आपके क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होगा इट वुड बी समवॉट लाइक दिस, 1 स्ट्रैंड, 2 स्ट्रैंड, 3 स्ट्रैंड एंड 4 स्ट्रैंड। सो बेसिकली इसके 4 पार्ट्स होंगे। सेंट्रल पार्ट जो होगा इसका वी विल टर्म इट एज दी सेंट्रोमियर्स। तो क्रोमोसोम का
दिस इज द इंटायर क्रोमोसोम. ओके, जो आर्म्स होते हैं, दोज आर्म्स आर नोन एज क्रोमैटिड्स. व्हाट आर दोज आर्म्स कॉल्ड एज? क्रोमैटिड्स. द सेंट्रल पोर्शन, द ब्लू वन, इट इज नोन एज सेंट्रोमियर. ओके, दिस मच हम लोग को अभी इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना था. अब जब तक मैं डिविजन नहीं बढ़ाती हूँ आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि क्रोमैटिड्स और सेंट्रोमियर का यूज़ क्या है. तो फिलहाल आप सिर्फ इतने याद रखिए कि क्रोमोसोम के पास 4 आर्म्स होते हैं. कितने आर्म्स होते हैं? 4 आर्म्स. और एक आर्म को हम लोग क्या बुलाते हैं? क्रोमैटिड्स. और द सेंट्रल पार्ट इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रोमियर. अब इसका काम क्या होता है ये हम आगे जाके देखेंगे. तो क्रोमोसोम से ही हमारी बनती है जीन्स. क्या बनती है? जीन्स, जिनको हम क्या बुलाते हैं? जीन्स आर दी यूनिट ऑफ हेरिडिटी. यूनिट ऑफ हेरिडिटी का मतलब क्या है कि अगर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में पास ऑन हो रही है, दैट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द जीन्स दैट वी इनहेरिट फ्रॉम आवर पेरेंट्स. बोलते हैं ना हमारे पेरेंट्स और हमारे बीच में जेनेटिकल फीचर्स मिल रहे हैं. दैट मीन्स कि जो हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं दैट इज द जीन्स दैट वी इनहेरिट. ओके, सो आई होप सो इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी. तो आज हमने इस चैप्टर की शुरुआत की फ्रॉम द टॉपिक कॉल्ड एज स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स. ओके, बेसिक टॉपिक है सबसे पहला सेकंड चैप्टर का स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. इस स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में हम लोग ने सबसे पहले क्या पढ़ा? वी स्टडीड कि क्रोमोसोम कैसे आया. तो इन 1882 देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम वॉल्थर फ्लेमिंग हु डिस्कवर्ड द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम. कैसे? He observed the continuous division occurring inside the larva of a salamander. And उस continuous division से उसने एक चीज़ conclude की कि वो division जो हो रहा है that is because of that single thread like structure. And then later on उसने compound microscope की discovery की. उसके बाद जब उसने वही same cell को उस compound microscope के अंदर observe किया, then he came to know that कि वो division is because of chromosomes present inside the nucleus. And वही division को he termed it as mitotic divisions. Is this thing clear? Then we studied about the chromosome formation कि पहले DNA होता है, DNA coiled around the octamerate histone and then वो coiling की वजह से they produce chromatin network. Chromatin network और ज़्यादा coil होता है and super coiling की वजह से it will form a chromosome. Chromosome का structure कुछ ऐसा दिखता है जिसमें 4 arms present होते हैं. Each arm को हम क्या बुलाते हैं? Chromatids. And the central part we called is at centromere. Okay? अब हम आते हैं क्रोमोसोम वाला हमारा टॉपिक फर्स्ट क्लियर हो गया. अब हम आते हैं सेल की नीड पे कि सेल जो है ये ज़रूरी क्यों होता है. व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल. सेल की हमें क्यों ज़रूरत होती है? तो सबसे पहली ज़रूरत हमारी सेल के लिए, सेल की क्यों होती है? हमें ग्रोथ के लिए. ग्रोथ का मतलब क्या है कि अगर बॉडी में एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जैसे कि हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, यूनिसेलुलर होते हैं ऑर्गेनिज्म और कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं. तो अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनके पास होता है एक ही सेल. अब अगर उस ऑर्गेनिज्म को साइज में ग्रो होना है तो इसका मतलब क्या है? वही एक सेल को डिविजन करना होगा. ओके, और अगर उसी ऑर्गेनिज्म को, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को ग्रो होना है तो यही सेल को डिविजन करना होगा 2 ऑर्गेनिजम्स में एंड देन फर्दर ऑन एक ऑर्गेनिज्म से क्या बन जाएंगे? 2 ऑर्गेनिज्म. क्लियर? बट अगर यही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को मैंने कहा रिप्रोडक्शन करना है, क्या करना है? रिप्रोडक्शन, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बनाना है, तो वो भी वो किसके थ्रू करेगा? थ्रू दिस सिंगल सेल ओनली. यही सिंगल सेल जब डिवाइड करेगा देन ओनली कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपनी कॉपी प्रोड्यूस करेगा. तो इसका मतलब क्या है कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ is equal to reproduction. आई होप सो ये थिंग क्लियर हो गई होगी आप लोग को कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों सेम चीज़ें होती हैं, क्योंकि भाई ग्रोथ के लिए भी सेल को डिवाइड होना पड़ता है और रिप्रोडक्शन के लिए भी सेल को डिवाइड होना पड़ता है. पर हम ह्यूमंस में वी हैव स्पेशलाइज सेल फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. बट अगर हम इन सेल्स की बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की तो दे हैव ओनली 1 सेल और वही एक सिंगल सेल दोनों प्रोसेस करेगा. तो इसलिए दोनों प्रोसेस क्या हुए? एक ही हुए. ओके, और अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ग्रोथ के लिए वी हैव 1 स्पेशल टाइप ऑफ सेल जिनका नाम है, अगर हम यूनिसेलुलर की हटा दे बात, अब हम बात करें ग्रोथ के लिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की. किसकी?
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में यू हैव मेनी टाइप ऑफ सेल्स। अगर हम ह्यूमंस में बात कर ले तो हमारे पास 2 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। ओके, सबसे पहला होता है सोमैटिक सेल्स। कौन से सेल्स? सोमैटिक सेल्स। और दूसरे होते हैं हमारे जर्म सेल्स। ओके, सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं? तो स्टोमैटिक सेल्स, स्टोमैटिक नहीं, सोमैटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जो हमारे नॉर्मल ग्रोथ एंड रिपेयर बॉडी का मेंटेन रखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे लीवर हो गया, लीवर के सेल्स। ओके, हमारे आरबीसीज हो गए, हमारे डब्ल्यूबीसीज हो गए और बहुत सारे सेल्स। तो ऐसे सेल्स जो हमारी बॉडी में नॉर्मल डिवाइड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सोमैटिक सेल्स, जो सिर्फ ग्रोथ और रिपेयर के काम आते हैं। जस्ट राइट इट डाउन, फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर पर्पस। एंड देन हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल के बारे में आते हैं, दैट इज दी जर्म सेल्स। नाउ जर्म सेल्स जो होते हैं दे आर बेसिकली फॉर रिप्रोडक्शन, दे आर बेसिकली फॉर रिप्रोडक्शन। ये ओनली 2 टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द बॉडी। जर्म सेल्स सिर्फ 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा जर्म सेल्स में कैटेगरी ओवा, और यू कैन से एग। और ओवा कहाँ पे होगा? फीमेल्स में। और स्पर्म्स कहाँ पे होंगे? स्पर्म्स होंगे मेल्स में। ओके, दिस थिंग इज क्लियर्ड। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव मेनी सेल्स, और उन सेल को हमने कैटेगराइज किया है इनटू स्टोमैटिक सेल्स एंड जर्म सेल। सोमैटिक सेल्स जो होते हैं वो लीवर के सेल्स, आरबीसीज और वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो किसके काम आते हैं? दे आर यूज्ड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी फंक्शंस। एंड नेक्स्ट जो हम सेल की बात करने जा रहे हैं, दोज आर दी जर्म सेल्स। और जर्म सेल्स का काम क्या होता है? टू परफॉर्म रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के लिए हमारे पास 2 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। फीमेल में यू हैव ओवा एंड मेल्स में यू हैव स्पर्म्स। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, सेल की ज़रूरत ग्रोथ के लिए तो हम लोग ने देख ली, और यूनिसेलुलर में ये भी देख लिया कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आर सेम इवेंट, क्योंकि होने तो एक ही सेल से है। ओके, देन रिप्लेसमेंट। सेल की ज़रूरत होती है रिप्लेसमेंट के लिए। तो रिप्लेसमेंट के लिए क्यों ज़रूरत होती है? अब अगर मैं बात करूं तो एवरी सेकेंड, हर 1 सेकेंड में हमारी ह्यूमन बॉडी के आरबीसीज प्रोड्यूस होते हैं। कितने? 2 मिलियन आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड एवरी सेकेंड। हर सेकेंड में 2 मिलियन आरबीसीज प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो वो आरबीसी का काउंट बढ़ जाएगा बॉडी में? हर मिनट हमारा खून बढ़ता है? नहीं। जब हमारा पहले वाले ब्लड सेल्स यूटिलाइज होते हैं तब हमारे न्यू ब्लड सेल्स रिप्लेस होते हैं। ठीक है, पहले वाले ब्लड सेल्स यूटिलाइज हो गए, उनको रिप्लेस करा जाता है न्यू ब्लड सेल से। इज दिस थिंग क्लियर? तो एवरी सेकेंड 2 मिलियन आरबीसीज आर प्रोड्यूस विच रिप्लेसेस दी ओल्ड आरबीसीज, यानी पुराने आरबीसीज को रिप्लेस करते हैं, तभी तो न्यू आरबीसीज जनरेट होंगे। देयरफॉर रिप्लेसमेंट ऑफ 2 मिलियन आरबीसीज occurs every second because they replaces the old RBCs. Okay, now next thing, for repair हम लोग ने देख लिया for growth, replacement and now for repair। तो repair मतलब by the word itself हम देख रहे हैं किसी चीज़ को करेक्ट करना, रिपेयर करना। अगर आप देखोगे तो आपको कहीं कट लग जाता है, कहीं वाउंड आ जाता है, तो वो वाउंड वैसे का वैसे ही रहता है? नो, कुछ दिनों बाद या कुछ आवर्स बाद या कुछ टाइम, सर्टेन टाइम पीरियड बाद आपका वो वाउंड हील होने लगता है। तो सिमिलर वे में जो सेल्स होते हैं बेसिकली हमारी स्किन के, एपिडर्मल सेल्स जिन्हें बोला, एपिडर्मल सेल्स दैट हैज़ द कैपेसिटी टू डिवाइड एट लार्ज स्पीड। मतलब क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड में दे कैन डिवाइड। एपिडर्मिस यानी कि क्या? हमारी स्किन की आउटर लेयर। द आउटर लेयर ऑफ अ स्किन इज नोन एज द एपिडर्मिस ऑफ द स्किन। तो इन एपिडर्मल सेल्स का ही काम रहता है टू डिवाइड एट अ लार्जर रेट। ओके, तो रिपेयरिंग के लिए एक तो होगा हमारे स्किन के एपिडर्मल टिश्यूज, देन हाँ एक चीज़ और, बोन फ्रैक्चर। ओके, बोन फ्रैक्चर के टाइम पे आपकी जो बोन्स होती है वो बीच में से कभी क्रैक हो जाती है या समटाइम्स योर बोन्स डिसलोकेट फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन।
तो वो डिसलोकेट को रिपेयर करने के लिए वी डू प्लास्टर। उस प्लास्टर में क्या होता है, दे फिक्स आउट सर्टन मटेरियल इनसाइड इट, और वो मटेरियल क्या करता है, बेसिकली वो मटेरियल लाइफ लॉन्ग रहता है, नो, दैट मटेरियल ब्रिंग्स आउट रैपिड सेल डिविजन इन दैट प्लेस। जहां पे बोन डिसलोकेट हो गई है या फ्रैक्चर हो गई है, वहां पे एक गैप क्रिएट हो जाता है, एंड उस गैप में हम उस मटेरियल को फिल आउट करते हैं, एंड दैट मटेरियल ब्रिंग्स आउट द रैपिड सेल डिविजन इन दैट प्लेस, और वो गैप धीरे 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 सेल से फिल होने लगता है। तो दिस वॉज अबाउट द रिपेयर वर्क ऑफ योर सेल। और सेल की हमें सबसे लार्जली ज़्यादा ज़रूरत किस लिए होती है, तो सेल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें रिप्रोडक्शन के लिए। फॉर व्हाट, रिप्रोडक्शन। अब ये रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो बेसिकली सेल डिवाइड्स एंड सेल रिप्रोड्यूस। एक नॉर्मल एग्जांपल हम देखते हैं कि ह्यूमन में वी हैव 46 in humans. How many chromosome we have? We have 46 chromosome in male and 46 chromosomes in female. ये क्या है? These are the number of the chromosomes that we have. तो 46 chromosome of male and 46 chromosomes of female. इन 46 chromosome की अगर हम पेयरिंग करें तो they paired up into 23 and 23 के pairs, the pairs of chromosome. Okay? अब ये 23 पेयर क्या हो सकते हैं, ओवा इन फीमेल एंड स्पर्म इन मेल, एंड व्हेन दीज 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम कंबाइंस, व्हेन दिस 23 क्रोमोसोम कंबाइंस, दे टुगेदर फॉर्म अगेन 46 क्रोमोसोम which belongs to the baby infant, or you may say to the embryo, or you may say to the embryo. Is this thing clear? कि रिप्रोडक्शन के लिए सेल्स कैसे जरूरी होते हैं, तो मैंने तुम्हें पहले ही पढ़ा दिया था कि रिप्रोडक्शन के लिए यू हैव जर्म सेल्स, यू हैव जर्म सेल्स। वो जर्म सेल्स क्या होते हैं, फीमेल में ओवा यानी एग, मेल में स्पर्म्स। तो ह्यूमंस में देयर आर 46 क्रोमोसोम, दे आर डिवाइडेड इनटू 23 के पेयर्स। नाउ दीज पेयर्स मे बी ओवा और मे बी स्पर्म, व्हेन दे कंबाइन टुगेदर दे अगेन मेक अ 46 क्रोमोसोम्स, एंड वो 46 क्रोमोसोम्स किस में प्रेजेंट होते हैं, इन दी इन्फेंट, और यू मे से इन दी एम्ब्रियो। आई होप सो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। सो विद दिस थिंग हम लोग ने इस चैप्टर के सबसे बेसिक और सबसे इनिशियल टॉपिक यानी क्रोमोसोम के बारे में सारी चीजें देख ली। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम क्लियर्ड, डिस्कवरी क्लियर्ड, एंड व्हाट एल्स कि क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कैसा होता है वो भी क्लियर्ड। अब हम आते हैं इसी सेकेंड चैप्टर के नेक्स्ट सब टॉपिक पे, दैट इज योर सेल साइकिल एंड डिविजन। तो सेल साइकिल सबसे पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट दी सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होती है, साइकिल है, ओके साइकिल है तो मतलब क्या होगा, कोई भी इवेंट्स अगर उसमें हो रहे होंगे तो दैट इज गोइंग टू बी रिपीटेड। अगर कोई भी साइकिल में इवेंट्स हो रहे हैं तो वो क्या होंगे, दे विल गोइंग टू बी रिपीटेड। जो वन इवेंट यहाँ हो रहा है वो वन यहाँ पे भी होगा, वो वन यहाँ पे भी होगा, ओके। तो दैट इवेंट इज गोइंग टू बी रिपीटेड, दैट मीन्स द इवेंट इज ऑकरिंग इन अ साइकिल, इवेंट इज ऑकरिंग इनसाइड अ साइकिल। तो अगर मैं डेफिनेशन के तौर पे बताऊं तो सेल साइकिल क्या होती है, इट इज ए सीक्वेंस ऑफ इवेंट। सीक्वेंस मीन्स व्हाट, SEQUENCE, सीक्वेंस मीन्स व्हाट, समथिंग विच इज ऑकर वन आफ्टर द अदर। अगर मैं बोलूँ राइट द अल्फाबेट्स इन द सीक्वेंस, मीन्स व्हाट कि तुम्हें लिखना है ABCDE, तुम्हें पता है ये ऑकरिंग इन अ सीक्वेंस। तो सिमिलरली अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स का सीक्वेंस है दैट हेल्प्स इन सेल डिवीजन, सेल को डिवाइड होने में मदद करते हैं, एंड रिपेयर ऑफ द सेल, ग्रोथ ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनेली मतलब सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं उनकी ग्रोथ के लिए काम आते हैं, एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल्स। आई होप सो इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी कि सेल साइकिल क्या है। तो मैंने बताया अगर साइकिल है तो इवेंट इज गोइंग टू बी रिपीटेड, और ये जो सेल साइकिल है ये क्या है, सीक्वेंस यानी लाइन बाय लाइन इवेंट्स हो रहे हैं दैट हेल्प्स इन सेल डिविजन, रिपेयर ऑफ द सेल, ग्रोथ ऑफ द सेल ऑर्गेनेलीज, एंड ऑल्सो द फॉर्मेशन ऑफ द डॉटर सेल्स। क्लियर। अब हम आते हैं एक्चुअल सेल साइकिल पे। तो अगर आप एक्चुअल सेल साइकिल देखें
तो इट इंक्लूड्स बेसिकली 2 फेजेस। कितने फेज होते हैं इन सेल साइकिल में? 2 फेजेस। अब आप बोलेंगे साइकिल है और सिर्फ 2 फेजेस, उन 2 फेजेस में सब फेजेस भी तो आएंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग इंटरफेज। सेल साइकिल का सबसे पहला फेज होता है इंटरफेज। अब जब पहली बार इसको ऑब्जर्व किया गया था, ओके, व्हेन फर्स्ट टाइम सेल साइकिल को ऑब्जर्व किया गया था, तब साइंटिस्ट ने बताया था कि ये जो इंटरफेज होता है ना, ये सेल का ऐसा फेज होता है जिसमें सेल को पास कोई काम नहीं होता है सिवाय रेस्टिंग करने के। तो अर्लियर इट वाज कॉल्ड एज द रेस्टिंग फेज, बट लेटर ऑन जब इसके बारे में डेप्थ में स्टडीज की गई, देन दे डिस्कवर्ड कि नहीं, सेल रेस्ट नहीं करता है, सेल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस करता है। यहाँ पे क्या करता है? इंपॉर्टेंट फंक्शंस। और वो क्या होते हैं वो हम इसकी सब साइकिल के स्टेजेस से अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहला सेल साइकिल का फेज कौन सा होता है? इंटरफेज, जो इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है बट ये रेस्टिंग नहीं है, ये है नॉन डिवाइडिंग फेज। मतलब इस फेज में सेल रेस्ट नहीं करता है, ओके, इस फेज में सेल रेस्ट नहीं करता है, सेल और कुछ एक्टिविटी करता है अपार्ट फ्रॉम डिविजन। सेल डिविजन भी नहीं करता है। देन नेक्स्ट आते हैं हम एम फेज में। एम फेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइटोटिक फेज और मियोटिक फेज। अगर वो सेल डिविजन किसी जर्म सेल्स में हो रहा है तो इट वुड बी अ मियोटिक फेज, और अगर वो किसी नॉर्मल सोमैटिक सेल्स में हो रहा है तो इट वुड बी अ माइटोटिक फेज। और ये फेज में डिविजन is going to take place. Is this thing cleared? Okay. तो अब मैं ड्रॉ करने जा रही हूँ सेल साइकिल। सेल साइकिल को एनलार्ज वे में ड्रॉ करूंगी सो दैट आई कुड बी एबल टू राइट अप द इवेंट्स ऑल्सो। तो ये एक कंप्लीट साइकिल हो गई, ओके। इसमें मैं अगर डिविजन करूं, G1 फेज, S फेज, G2 फेज एंड मेटाफेज, एनाफेज, PMAT, ओके। तो ये हो गए हमारी सेल साइकिल का डिवीजन। अब इसको नेमिंग करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके, अप टिल हियर। ये जो एंटायर फेज है, ये एंटायर फेज फ्रॉम हियर टिल देयर, the entire phase is your interphase, is your interphase। तो इंटरफेज के बारे में क्या बताऊँ, 95% ऑफ दी सेल साइकिल को कवर करता है। इंटरफेज इज द रेस्टिंग फेज। इसमें सेल डिवाइड नहीं होता, बट इन 95% सेल साइकिल में ये सेल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। अब वो इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है? तो उसमें से सबसे पहला आता है हमारा G1 phase, okay. The next comes is your S phase, also known as synthetic phase, and then is your G2 phase, okay. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं G1 phase के बारे में। तो G1 phase is also known as growth 1 phase। G1 phase is also known as growth 1 phase। सबसे पहली ग्रोथ इसी में होती है, growth 1 phase। अब इस G1 फेज में क्या होता है? तो सबसे पहला इस फेज में होता है सिंथेसिस। सिंथेसिस मैंने बताया था इज अ बायोलॉजिकल टर्म फॉर फॉर्मेशन। किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना, फॉर्म करना मीन्स उसको सिंथेसाइज करना। तो सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स, वेरियस डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम्स, हार्मोन्स एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों का सिंथेसिस यानी फॉर्मेशन होता है सेल के अंदर विद इन दी ग्रोथ 1 फेज। देन नेक्स्ट होता है यहाँ पे प्रोलाइफरेशन। प्रोलाइफरेशन बाय द नेम इटसेल्फ, प्रोलाइफरेशन का मतलब क्या होता है? इफ एनीवन नोज कमेंट डाउन बिलो। और किसी को नहीं पता है तो प्रोलाइफरेशन मीन्स किसी भी चीज़ को साइज में इंक्रीज करना। आप सबने मार्बल बॉल्स तो देखे होंगे, दैट मार्बल बॉल्स, जो छोटी छोटी मार्बल बॉल्स आती हैं, उनको अगर आप पानी में डालेंगे तो दे इंक्रीज इन देयर साइज, विच मीन्स कि मार्बल बॉल्स प्रोलाइफरेट, ओके। तो प्रोलाइफरेशन मतलब किसी भी साइज चीज़ का साइज इंक्रीज करना। प्रोलाइफरेशन ऑफ ऑर्गेनेलीज, बेसिकली द सेल ऑर्गेनेलीज ऑकर्स इनसाइड द G1 फेज।
अब ये सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन हो सकते हैं? तो दे कैन बी माइटोकॉन्ड्रिया, दे कैन बी क्लोरोप्लास्ट, दे कैन बी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ऑल अदर सेल ऑर्गेनेल्स, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनका प्रोलाइफरेशन विल ऑकर इनसाइड द G1 phase. Then next thing comes over here, इसमें आप ऐसे ही बोल सकते हो कि सेल ऑर्गेनेल प्रोलाइफरेट कर रहे हैं या फिर दे ऑल्सो कैन डिवाइड, डिविजन भी बोल सकते हो और प्रोलाइफरेशन, वन एंड दी सेम थिंग. नेक्स्ट थिंग, डीएनए डबल्स इन साइज, डबल्स इन साइज. इसका मतलब क्या है कि अगर ये न्यूक्लियस है, सपोज दिस इज द सेल, उसका ये न्यूक्लियस है एंड डीएनए इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, तो इसका मतलब क्या है कि एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनेगा? नहीं. यहाँ पे क्या होगा कि एक ही न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है पहले इतना स्मॉल था, नाउ पहले ये इतना साइज का था, ओके, नाउ इट विल बी डबल इन देयर साइज, मतलब ये अपना साइज इंक्रीज करेगा, नंबर इंक्रीज नहीं करेगा. तो व्हाट आर द इवेंट्स दैट ऑकर्स इन द G1 phase? तो इन G1 phase सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स टेक्स प्लेस. देन नेक्स्ट, प्रोलाइफरेशन यानी एक्सटेंशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स टेक्स प्लेस. अभी हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि सेल ऑर्गेनेल्स कैन ऑल्सो डिवाइड लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक्सेट्रा. देन नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डीएनए डबल्स इन साइज, यानी कि जो डीएनए का नॉर्मल साइज है उससे वो डबल हो जाता है. कमिंग बैक टूवर्ड्स अनदर फेज दैट इज एस फेज, जिसको हम एक और नाम से बुलाते हैं सिंथेटिक फेज. सिंथेटिक फेज मीन्स ये क्या करेगा? सिंथेसिस, और सिंथेसिस का मतलब फॉर्मेशन. तो ये फेज है बेसिकली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट सेल फीचर्स, जिसमें सबसे पहला आता है हिस्टोन प्रोटीन्स. हिस्टोन प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड, यानी कि वी नो द इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन. ठीक है, अगर एक डीएनए को क्रोमोसोम बनना है, और क्रोमोसोम क्यों बनना है? क्योंकि उस डीएनए को क्या करना है? डिवीजन करना है. तो ये डीएनए के अंदर अब आ जाते हैं हमारे पास क्रोमोसोम. और एक और बात, न्यूक्लियस डबल्स इन साइज, न्यूक्लियस डबल्स इनटू 2 इन साइज. तो G1 फेज में हमारा डीएनए का साइज बढ़ा था, एंड इन योर सिंथेटिक फेज योर न्यूक्लियस साइज विल बी डबल, न्यूक्लियस थोड़ा एनलार्ज हो जाएगा, और जो डीएनए है उसके ऊपर क्या आ जाएंगे? हमारे हिस्टोन प्रोटीन्स का सिंथेसाइज हो जाएगा. इज दिस थिंग क्लियर्ड? ओके. तो G1 फेज में डीएनए डबल्स इन साइज, G2 फेज में एस फेज सिंथेटिक फेज में हिस्टोन प्रोटीन्स फॉर्म होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, एंड न्यूक्लियस का साइज डबल हो जाता है. अब यहाँ पे अगर हिस्टोन प्रोटीन आ गए डीएनए के ऊपर, तो अब ये डीएनए नहीं बोला जाएगा, अब ये क्या बोला जाएगा? दिस विल बी कॉल्ड एज अ क्रोमैटिन फाइबर. और ये क्रोमैटिन फाइबर क्या करेगी? सुपर कॉइलिंग. व्हाट विल इट डू? इट विल डू सुपर कॉइलिंग, एंड इसी सुपर कॉइलिंग के रिजल्ट की वजह से द फाइनल स्ट्रक्चर विच इज वेरी नेसेसरी फॉर डिविजन ऑफ द सेल, क्रोमोसोम, विल बी फॉर्म्ड. आई होप सो दिस थिंग विल बी क्लियर टू यू कि क्रोमोसोम बन जाते हैं. यहाँ पे एस फेज तक हमारे क्रोमोसोम बन जाते हैं, क्योंकि G1 फेज में डीएनए का साइज डबल होता है, G2 फेज में हिस्टोन आ जाते हैं और न्यूक्लियस का भी साइज डबल हो जाता है. और जब हिस्टोन आ जाएंगे हमारे डीएनए के ऊपर, तो वो डीएनए नहीं बोला जाएगा, वो बोला जाएगा क्रोमैटिन फाइबर. और वही क्रोमैटिन फाइबर विल अंडरगो एक्सटेंसिव सुपर कॉइलिंग टू फॉर्म अ क्रोमोसोम. अब फाइनली जो क्रोमोसोम हमारा जो सेल है वो कुछ क्रोमोसोम वाले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो चुका है लाइक दिस. अब मैंने तुम्हें क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन कर दिया था कि इट कंटेन्स ऑफ 4 क्रोमैटिड्स एंड 1 सेंट्रोमियर, कुछ ऐसा. अब दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विल गो टूवर्ड्स अनदर फेज विच इज G2 फेज. अब इस G2 फेज में क्या होगा? तो इन दिस G2 फेज वहां से जो हमारा क्रोमोसोम था विल एंटर इनटू द G2 फेज. So as we were discussing about the events that were occurring in G1 phase and S phase, मैंने थोड़ा सी पार्ट को इरेज कर दिया है so that आपको बेटर समझ में आए कि किस फेज के हम लोग ऊपर अभी कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं. तो we studied about the G1 phase, S phase. Now we will be focusing on G2 phase. अब इस G2 phase में जो सेल होगा हमारा, it would be somewhat like this. उसके पास न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, एंड उसके पास होंगे क्रोमोसोम. कैसे फॉर्म में? ऐसे फॉर्म में दैट वुड बी एबल टू गो ऑन द डिविजन प्रोसेस. ओके. नाउ G2 फेज में कौन से इवेंट्स होते हैं? सबसे पहले होता है आरएनए एंड डीएनए का सिंथेसिस.
means what? The formation of RNA and DNA. Then very important event, duplication of your माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये ऐसे सेल ऑर्गेनेल हैं जिनके पास खुद का डीएनए होता है. क्या होता है? इनके पास खुद का डीएनए होता है. एंड बिकॉज ऑफ विच दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर, यानी कि ये खुद से खुद रेप्लिकेट करने की कैपेसिटी रखते हैं. Is this thing cleared? Now we'll be moving towards the M phase, which is also called as mitotic phase. और मैंने तुम लोग को बताया था कि M phase is the actual dividing phase of the cell. Okay? तो इस M phase में there are basically 4 sub events that occurs: prophase, metaphase, anaphase, and your next event, which is telophase. Okay, so these are the events that occurs in your M phase, or also known as the mitotic phase. Now I hope so कि आपको आपकी सेल साइकिल completely clear हो गई होगी. We will be moving towards the M phase. Very important, mitosis. Okay, before studying about mitosis, let me clear you one thing कि mitosis और meiosis are two different type of cell divisions. तो अगर हम basically cell division के बारे में देखें तो there are two type of cell divisions, mitosis and your meiosis. Okay, so in this type, the mitosis cell division, it is also known as equational division. यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट्स में होंगे विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन दी डॉटर सेल्स. डॉटर सेल्स में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी सेम. वेयर एज मियोसिस इट इज कॉल्ड एज द रिडक्शनल डिविजन, विच मीन्स कि जो पेरेंट सेल में क्रोमोसोम होंगे दैट विल बी हाफ्ड. 2n will be halved into n and end in the daughter cells. Okay, so chromosome number is same in mitosis and chromosome number becomes half in meiosis. This was your first point of difference. Then comes is your second point of difference. So second point of difference में क्या होता है? It occurs in the somatic cells. Somatic cells ऐसे body के cells होते हैं that helps in the repair of the tissue, heal and wound of the tissues. जो normal body tissues होते हैं जैसे हमारे liver cells, then your kidney cells, then your lung cells, जो भी हमारी body के cells, very important your epidermal cells, your brain cells, ऐसे cells जो heal and repair के लिए use होते हैं, those are your somatic cells that undergoes mitosis division. And then comes is your germ cells. germ cells हमारी body के ऐसे cells होते हैं that are only and only meant for reproduction. तो अगर मैं बोलूँ फीमेल्स में कौन से होंगे तो दे विल बी ओवा यानी कि एग, और मेल्स में कौन से होंगे दैट वुड बी स्पर्म्स. तो दीज आर योर रिप्रोडक्टिव सेल्स जो फीमेल में होते हैं ओवा एंड मेल्स में होते हैं स्पर्म्स. ओके, सो विद दिस थिंग हम लोग ने डिविजन तो देख लिया कि माइटोसिस और मियोसिस के बीच में क्या डिफरेंस हो सकते हैं. नाउ विल बी फोकसिंग ओनली एंड ओनली अपॉन माइटोटिक सेल डिविजन. So before studying the mitosis cell division, the very first cell division is your mitosis. Okay? Before studying this mitosis cell division, one thing I need to clear over here कि अगर एक सेल है और मैंने बोला कि this cell needs to be divided, अगर मैंने बोला ये सेल को डिवाइड करना है तो सबसे पहले क्या होगा कि ये सेल का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होगा. Is this thing cleared? बेसिकली चलो एक अच्छे से स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको करते हैं कि ये सेल का सबसे पहला तो न्यूक्लियस डिवाइड होगा. ठीक है, व्हेन द न्यूक्लियस कंप्लीटली डिवाइड्स उसके बाद साइटोप्लाज्म यानी कि सेल मेम्ब्रेन में कंस्ट्रिक्शन आएंगी एंड देन फाइनली योर सेल डिवाइड्स. तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि ये एक पर्टिकुलर इवेंट है. कोई भी सेल में नॉर्मल डिविजन कुछ इस टाइप का होता है. ओके, अगर मैं बात करूँ सेल डिवीजन में सबसे पहले क्या हुआ तो सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ
और न्यूक्लियस को बायोलॉजिकल टर्म में एक नाम दिया जाता है कैरियन। और अगर कैरियन का डिवीजन हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। ओके, कैरियोकाइनेसिस। कैरियो मीन्स द न्यूक्लियस, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस and kinesis means the division. So the division of nucleus is nothing but the karyokinesis. Is this thing cleared? Then karyokinesis के बाद क्या हुआ है? सेल मेम्ब्रेन का डिवीजन हुआ है? नहीं, सेल मेम्ब्रेन में सिर्फ कंस्ट्रक्शंस आई है। डिवीजन किसका हुआ है? द रिमेनिंग पार्ट, ये पार्ट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो हियर द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑकर्स, जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। ओके, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट माइटोसिस, तो माइटोसिस में कुछ इस टाइप का डिवीजन आप देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले कौन क्या डिवाइड होगा? हमारा न्यूक्लियस, जिसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, एंड आफ्टरवर्ड्स इट इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, विच मीन्स द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म. So with this we will begin our mitotic cell division. Now in mitosis the first stage is your karyokinesis, okay, which means the division of the nucleus. Now this karyokinesis is further ahead divided into 4 substages. The first is prophase. The first stage is your prophase. अब ये प्रोफेज जो है इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 सब स्टेजेस. सबसे पहला आता है अर्ली प्रोफेज और दूसरा आएगा हमारा लेट प्रोफेज. अगर मैं अर्ली प्रोफेज की बात करूं तो अर्ली प्रोफेज में मेरा सेल कुछ इस टाइप का दिखेगा. मेरे सेल में सेल मेम्ब्रेन होगी, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन. देन मेरे सेल में क्या प्रेजेंट होगा? देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड देन आई विल हैव अ न्यूक्लियोलस. अच्छा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस सब प्रेजेंट होंगे, बट न्यूक्लियोप्लाज्म को मेंशन करने की नीड नहीं है. नीड किसकी है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की और न्यूक्लियोलस. देन व्हाट एल्स? We will have chromosomes. 4 क्रोमोसोम ड्रॉ करने हैं आपको. Number is important. Why in mitosis the number is important? Because as we have seen कि mitosis is an equational division. Number of chromosome in parent and daughter is same. तो जितने क्रोमोसोम्स हमारे पेरेंट सेल में होंगे, equal number of chromosome will be present inside the daughter cell as well. तो these are your क्रोमोसोम्स. अब ये बेसिकली क्रोमोसोम्स नहीं है. दीज आर नॉट क्रोमोसोम बट दे आर क्रोमैटिन नेटवर्क. क्रोमोसोम ना बोल के मोस्ट प्रेफरेबली हम इसको क्या बोल सकते हैं? क्रोमैटिन नेटवर्क. वाई? बिकॉज हम लोग ने पढ़ा है एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर कि क्रोमैटिन आर द लॉन्ग एंड थिन फाइबर्स. ओके, क्रोमैटिन आर बेसिकली द लॉन्ग एंड थिन फाइबर्स. अब यही क्रोमैटिन व्हेन अंडरगो सुपर कॉइलिंग दे विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम स्ट्रक्चर. आई होप सो ये थिंग्स आपके क्लियर हो गए होंगे. दिस इज योर प्रोफेज अर्ली. देन इफ आई टेल यू कि सेल गया लेट प्रोफेज में, तो लेट प्रोफेज में क्या होता है? इन लेट प्रोफेज ये हमारा सेल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. What? Nuclear membrane and the nucleolus begins to disappear. Early prophase में nuclear membrane, nucleolus present था completely, but in late prophase it will start to disappear and your chromosome become thick and short. छोटे हो जाएंगे और short means छोटे हो जाएंगे, thick means थोड़े से, मतलब यहाँ पे दे वर लुकिंग थिन, नाउ दे आर लुकिंग थिक. तो यार क्रोमोसोम्स, क्रोमैटिन इज नाउ कम्प्लीटली अ क्रोमोसोम्स बिकॉज इन्होंने एक्सटेंसिव कॉइलिंग कर ली है एंड ड्यू टू विच दे बिकम थिक एंड शॉर्ट. ओके, तो क्रोमैटिन ने लेट प्रोफेज में आके एक्सटेंसिव कॉइलिंग स्टार्ट कर दी बिकॉज ऑफ विच दे आर नाउ बिकम अ क्रोमोसोम विच आर थिक एंड शॉर्ट. योर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स. यस, स्पिंडल. अभी ये साइड्स में जो दिख रहे हैं दीज आर सेंट्रियोल्स. अच्छा, अगर एक सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट है तो क्या ये सेल एनिमल है या प्लांट है?
वेरी गुड, दिस सेल इज योर एनिमल सेल. कोई भी सेल में अगर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं तो इट इज कॉल्ड एज एन एनिमल सेल. ओके, आई होप सो ये थिंग आपकी क्लियर हो गई होगी. देन स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन बिगिंस. यही सेंट्रियोल में से देर इज अ बिगिनिंग ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स. नेक्स्ट थिंग, मेटाफेज. द थर्ड फेज, द सेकेंड फेज इज योर मेटाफेज. मेटाफेज में क्या होता है, जो ये क्रोमोसोम्स थिक और शॉर्ट हो गए थे, दे विल बी अरेंज्ड एट द इक्वेटर. ये हमारे सेंट्रियोल्स हैं, सेंट्रियोल्स में से स्पिंडल फाइबर अराइज हो रही हैं और यही स्पिंडल फाइबर्स अरेंज कर देंगी क्रोमोसोम को एट द इक्वेटर. हाउ एट द इक्वेटर? अच्छा, लेट मी एक्सप्लेन यू. ये हमारी अर्थ है. अर्थ का अगर मैं बोलूँ ये नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल है, और अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है तो एक लाइन जाती है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ 0 डिग्री पे, दैट इज कॉल्ड एज एन इक्वेटर. सो सिमिलरली सेल का भी सेंट्रल पोर्शन इज द इक्वेटर ऑफ द सेल. ओके, अब यहाँ पे मेटाफेज. रिमेंबर वन थिंग, मेटाफेज जब भी आए, जैसे मैंने बोला था कि राइबोसोम्स अगर जब भी आए तो प्रोटीन याद रखना, वैसे मेटाफेज जब भी आए तो याद रखना कि उसकी पिक्यूलैरिटी है कि क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड एट द इक्वेटर. ओके, क्रोमोसोम का अरेंजमेंट हो जाता है इक्वेटर पे. एंड वन मोर थिंग, दिस स्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. किस पॉइंट ऑफ व्यू से मेटाफेज इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज इसी स्टेज में ओनली एंड ओनली एट द मेटाफेज यू कैन बेस्ट व्यू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल. अभी हम लोग ने इन द प्रीवियस चैप्टर हम लोग ने ये देखा कि सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया. हमने उन सेल ऑर्गेनेल्स के भी स्ट्रक्चर्स अच्छे से देखे. तो ये स्ट्रक्चर्स कैसे पॉसिबल हुए व्यू होना? जब सेल अपने मेटाफेज में हो तब हम उस सेल के सारे ऑर्गेनेल्स के स्ट्रक्चर्स बेस्ट व्यू कर सकते हैं. ओके, सो मेटाफेज इफ क्वेश्चन, अच्छा ऐसे क्वेश्चंस आपको नीट में या बोर्ड में 1 मार्क्स के लिए डेफिनेटली पूछे जाएंगे कि व्हाट इज द बेस्ट व्यूड स्टेज ऑफ द सेल. सो द बेस्ट व्यू स्टेज ऑफ द सेल इज योर मेटाफेज. इज दिस थिंग क्लियर? ओके, नाउ हम थर्ड फेज के बारे में आते हैं. जो हमारा थर्ड फेज है दैट इज योर एनाफेज. तो व्हाट हैपन्स इन योर एनाफेज? इन योर एनाफेज जो क्रोमोसोम इक्वेटर पे अरेंज हो गए थे वो क्रोमोसोम को पुल कर लिया जाएगा. क्या कर लिया जाएगा? पुल कर लिया जाएगा टूवर्ड्स दी रिस्पेक्टिव पोल्स. अब ये जो दिख रहे हैं ये क्रोमोसोम्स पहले 4 क्रोमैटिड से बने थे, अब नाउ दे आर डिस्टिंग्विश्ड इनटू 2 क्रोमैटिड्स. अब ये जो क्रोमोसोम था एक ये डिवाइड हो गया, 2 पार्ट ऊपर गए नॉर्थ पोल की तरफ, 2 पार्ट्स नीचे गए साउथ पोल की तरफ. तो नाउ इस स्टेज में ये क्रोमोसोम्स हैं, बट जब ये डिवाइड हो जाते हैं दे आर टर्म्ड एज दी डॉटर क्रोमैटिड्स. इज दिस थिंग क्लियर? एंड इनको पुल करता कौन है? स्पिंडल फाइबर्स. तो अगर एनाफेज के बारे में पूछा जाए तो स्पिंडल फाइबर्स पुल द क्रोमोसोम्स. स्पिंडल फाइबर पुल द क्रोमोसोम्स टूवर्ड्स द पोल्स. ओके, पोल्स की तरफ स्पिंडल फाइबर विल पुल दी क्रोमोसोम. आई होप सो इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी. एंड इनके बीच में देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ दिस इंटरजोनल फाइबर्स. उनको बोला जाता है इंटरजोनल फाइबर. नो नीड टू रिमेंबर अबाउट देम. ओके, वॉट यू नीड टू रिमेंबर इज स्पिंडल फाइबर्स डिवाइड हो जाते हैं, दे विल पुल द क्रोमोसोम टूवर्ड्स द रिस्पेक्टिव पोल्स. नाउ लास्ट फेज इज योर टीलोफेज. नाउ व्हाट हैपन इन दिस टीलोफेज? तो न्यूक्लियस का डिवीजन यहाँ कंप्लीट हो जाता है. एक न्यूक्लियस, दूसरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. देन न्यूक्लियोलस. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस बिगेन टू रीअपियर. ओके, क्रोमोसोम आर अगेन thin and long, not short and thick. They are thin and long like this way. ये सारे क्रोमोसोम्स, जैसे कि ये क्रोमोसोम है, ये थिन और लॉन्ग फॉर्म हो जाएगा. तो नीचे वाले क्रोमोसोम्स आर 1 2 3 4. तो देयर विल बी 4 क्रोमोसोम. ऊपर भी हमारे 1 2 3 4 है, 1 2 3 4. ये क्रोमोसोम विल बी अरेंज, ये ऐसे है, दे वुड बी देन अरेंज लाइक दिस, ऐसे हो जाएंगे. इज दिस थिंग क्लियर? ओके, देन व्हाट एल्स? इनका जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बीच में कंस्ट्रिक्शन फॉर्म हो जाएगा. ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है इसके बीच में
कंस्ट्रिक्शन आ जाएगा। अब इस कंस्ट्रिक्शन को हम क्या कहते हैं, फरो। और ये फरो किस वजह से आया, साइटोकाइनेसिस में हम देखेंगे। फिलहाल कैरियोकाइनेसिस की बात कर रहे हैं, तो कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट्स विद द टीलोफेज इन विच कंप्लीटली द न्यूक्लियस डिवाइड्स। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस रीअपियर, स्पिंडल फाइबर डिसअपियर, क्रोमोसोम आर अगेन थिन एंड लॉन्ग। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 थे इन द पेरेंट सेल, और इस पेरेंट के व्हेन डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड इनके भी नंबर कितने हैं, दे ऑल्सो हैव 4 number of chromosomes. Each cells have 4 chromosomes. That's why mitosis is termed to be an equational division where the number of chromosome in parent and daughter cell remains same. Okay, so we'll have a quick revision of this entire mitosis. तो mitosis में हम लोग ने स्टार्ट किया था about the karyokinesis and cytokinesis. Karyokinesis the division of nucleus, जिसका होना बहुत ज़रूरी है, and afterwards ओनली न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद ही साइटोप्लाज्म का डिवीजन बिगिन होता है। ओके, देन वी वर टॉकिंग अबाउट प्रोफेज। तो कैरियोकाइनेसिस इज डिवाइडेड टू प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। वी वर टॉकिंग अबाउट द प्रोफेज। तो प्रोफेज में क्या होता है, अर्ली एंड लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में यू हैव द आउटर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम्स आर इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स विच आर लॉन्ग एंड थिन. Then when this cell enters into the late prophase, nuclear membrane, nucleolus begin to disappear and your spindle fibers begin to form. क्रोमोसोम कैसे हो जाते हैं? क्रोमोसोम हो जाते हैं thick and short due to extensive coiling which is also called supercoiling. Then मेटाफेज. मेटाफेज की पेक्युलरिटी क्या रखने बोली है कि क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड एट द इक्वेटर्स. क्रोमोसोम इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं एंड इट इज द बेस्ट व्यूड स्टेज ऑफ द सेल. Next comes is your anaphase. In the anaphase, the chromosomes are now converted into the daughter chromatids and spindle fiber divides, pulling each of the chromosome towards the respective poles. Then comes your telophase where the entire nuclear division is completed and जो तुम्हारा न्यूक्लियस है वो डिवाइड होने के बाद सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिगेन करता है एज इन द केस ऑफ योर पेरेंट सेल. पेरेंट सेल में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द डॉटर सेल्स. आई होप सो ये थिंग्स आपके क्लियर हो गए होंगे. नेक्स्ट थिंग जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया विच मीन्स न्यूक्लियस का तो डिवीजन हो गया. अब साइटोप्लाज्म का डिवीजन हमें देखना है. सो हाउ डज दिस साइटोकाइनेसिस ऑकर? तो बी पार्ट इज योर साइटोकाइनेसिस. Now how does this cytokinesis takes place? तो साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि ये जो तुम्हारा कंस्ट्रक्शन फॉर्म हुई थी दिस वॉज इन योर एनिमल सेल कि हमारे पास 4 क्रोमोसोम्स थे, न्यूक्लियोलस था, फिर अगेन 4 क्रोमोसोम्स थे, न्यूक्लियोलस था, स्पिंडल फाइबर्स थे. ओके, तो ये कंस्ट्रक्शन को हम लोग क्या बोल रहे थे? फरो. तो ये साइटोकाइनेसिस ऑकर्स इन 2 टाइप्स. ये साइटोकाइनेसिस का जो डिवीजन होता है वो 2 टाइप से होता है. एनिमल्स में भी होता है, प्लांट सेल में होता है डिवीजन एंड ऑल्सो इट ऑकर्स इन एनिमल सेल. प्लांट सेल में इट ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ सेल प्लेट. जब तक सेल प्लेट फॉर्म होगी तब ये डिवीजन होगा. एंड एनिमल सेल में इट इज़ विद द हेल्प ऑफ फरो. स्पीकिंग अबाउट द मियोसिस डिवीजन, तो हम लोग ने पहले डिफरेंस बिटवीन देख लिया था कि मियोसिस में जो 2n था इट वुड हैव बीन डिवाइडेड इनटू n, 2n and 2n एंड फर्दर अहेड ये n और n में डिवाइड हो जाएगा. इसका मतलब क्या है कि मियोसिस डिवीजन के बाद जो हमें डॉटर क्रोमैटिड्स मिलेंगे या फिर डॉटर सेल्स मिलेंगे दैट वुड बी 4. कितने मिलेंगे? 4 डॉटर सेल्स मिलेंगे. तो स्टार्ट करते हैं मियोसिस में. तो मियोसिस में अगेन यू हैव पी मैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. ओके, तो स्टार्ट करते हैं मियोसिस 1 विच इज़ कॉल्ड एज मियोसिस 1. अब देखो मियोसिस 1 क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने जैसे तुम्हें स्टेप्स के बारे में बताया कि 2n विल बी डिवाइडेड इनटू 2n एंड 2n एंड विच वुड बी फर्दर अहेड डिवाइडेड इनटू n एंड n. तो इसका मतलब क्या है कि ये अगर मियोसिस है तो ये विल बी मियोसिस 1 एंड दिस विल बी योर मियोसिस 2. ओके, तो अब हम जो देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं मियोसिस 1 का डिवीजन. मियोसिस 1 है तो प्रोफेज भी कैसा रहेगा? प्रोफेज भी 1 रहेगा. तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं प्रोफेज 1 से. नाउ
अगर कभी भी क्वेश्चन तुमसे नीट या बोर्ड में पूछा गया कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट डिवाइडिंग फेज ऑफ द सेल, माइटोसिस और मियोसिस, इन दोनों में सबसे लॉन्गेस्ट डिवाइडिंग फेज क्या है सेल का, तो इट इज़ योर प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 को लॉन्गेस्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये फर्दर अहेड डिवाइडेड होता है 5 स्टब स्टेजेस में, जिसमें से सबसे पहला आता है लेप्टोटीन, देन zygotin, then it is divided into third subphase, leptotin, zygotin, pachytin, then diploitin and dikinases. ओके, सो पचाइटीन को मैं यहाँ ना लिख के अगर यहाँ पे लिख दूँ तो इट वुड बी बेटर, क्योंकि ये बड़ा फेज़ है और ये इम्पॉर्टेंट फेज़ भी है। तो पचाइटीन, डिप्लोटीन एंड लास्ट वन वुड बी योर डाइकाइनेसिस। ओके, the prophase is divided, prophase 1 is divided into 5 subphases: leptotin, zygotin, pachytin, diplotin and dikinases. बात करते हैं लेप्टोटीन में। तो लेप्टोटीन में विल बी अ नॉर्मल प्रोफेज। क्या होगा इसमें? सेल मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा, और जो तुम्हारे क्रोमोसोम्स हैं, द क्रोमोसोम वुड बी लाइक दिस, थिन एंड लॉन्ग। यहाँ पे अगर मैं क्रोमोसोम की बात करूँ तो आई विल डिस्टिंग्विश दीज क्रोमोसोम्स इनटू कलर्ड एंड नॉन कलर्ड। अब मैं इन क्रोमोसोम को 2 पार्ट में डिस्टिंग्विश कर रही हूँ, एक होंगे कलर्ड और एक होंगे नॉन कलर्ड। तो 2 क्रोमोसोम ले रही हूँ, एक मैं कलर्ड कर देती हूँ डार्कली स्टेन और एक नॉन कलर्ड। अब यही क्रोमोसोम्स व्हेन दे विजिट, और सेंट्रियोल्स तो साइड में प्रेजेंट ही होंगे। तो नॉर्मल प्रोफेज में जैसा एक सेल होता है कि उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, उसका न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि लॉन्ग एंड थिन होते हैं, एंड सेंट्रियोल्स एट दी साइड। अब अगर मैं जाइगोटीन में बात करूँ तो व्हेन दिस सेल्स मूव टूवर्ड्स दिस जाइगोटीन फेज, ये जो क्रोमोसोम थे, एक डार्कली स्टेन था और एक लाइटली स्टेन था, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू अ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब मैं अगर बोलूँ होमोलोगस क्रोमोसोम, दिस माइट बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, 1 मार्क्स की डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि व्हाट आर होमोलोगस क्रोमोसोम। तो आई एम राइटिंग इट आउट हियर, होमोलोगस chromosomes are the ones which are structurally and morphologically similar. Structurally और morphologically जो क्रोमोसोम सिमिलर होते हैं, दोज आर टर्म्ड एज योर होमोलोगस क्रोमोसोम। तो यहाँ पे ये एक जो डार्क और लाइट स्टेन था, दीज फॉर्म्स दी होमोलोगस क्रोमोसोम, और ये जॉइंट हो जाते हैं एट सर्टेन पॉइंट। और जिस पॉइंट पे ये लोग जॉइंट होते हैं ना, इस पॉइंट पे, यहाँ पे एक पॉइंट नहीं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे लोग जॉइंट हो रहे हैं, उस पॉइंट को हम क्या बुलाते हैं? साइनेप्सिस। ओके, तो क्रोमोसोम्स विच आर स्ट्रक्चरली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, दोज आर कॉल्ड एज दी homologous chromosomes, and when homologous chromosome attached at certain points, हम उन points को क्या बुलाते हैं? Synapses. Okay, now ये homologous chromosome after getting attached, they will undergo crossing over, यानी क्या? दे अब ये देखो स्ट्रक्चर डीएनए जैसा दिख रहा है, बट दे आर इट इज़ नॉट अ डीएनए। ओके, इट इज़ लाइट एंड डार्क स्टेन। अब ये जो मैं ज़्यादा डार्क दिखा रही हूँ तो ये डार्क वाला स्टेन्ड क्रोमोसोम्स है, और जो लाइटली स्टेन्ड है वो लाइट स्टेन्ड क्रोमोसोम्स है। ओके, तो डार्क स्टेन्ड क्रोमोसोम एंड लाइट स्टेन्ड क्रोमोसोम अंडरगो एक्सटेंसिव क्रॉसिंग ओवर, दे अंडरगो क्रॉसिंग ओवर, और ये क्रॉसिंग ओवर जिस पॉइंट पे ऑकर होती है, लाइक यहाँ पे ये पॉइंट पे, यहाँ पे ये पॉइंट, तो दिस पॉइंट इज नोन एज चायस मेटा।
आई होप सो इतनी थिंग्स आपकी क्लियर हो गई होंगी कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स विच आर अटैच्ड एट साइनेप्सिस विल अंडरगो क्रॉसिंग ओवर, और व्हेन दे अंडरगो क्रॉसिंग ओवर, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये क्रॉस ओवर होते हैं, वो पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज चायस्मेटा। और क्रॉसिंग ओवर होती क्यों है बेसिकली, तो ये होती है टू एक्सचेंज द जेनेटिक मटेरियल, एक्सचेंज द जेनेटिक मटेरियल, यानी डार्क स्टेन क्रोमोसोम का जो जेनेटिक मटेरियल था वो एक्सचेंज हो जाएगा लाइट स्टेन क्रोमोसोम के साथ, एंड दिस टुगेदर विल कंस्ट्रक्ट अ न्यू क्रोमोसोम। ओके, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग डिप्लॉयटीन में। तो यहाँ पे आने के बाद जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर होना स्टार्ट होती है। लिसन, completely disappear नहीं हुई है, it begins to disappear and nucleolus also begins to disappear. Okay, so your nuclear membrane and nucleolus just begins to disappear in diploidine stage, and जो centriole से spindle fiber है it will begin to form। तो diploidine stage में beginning होती है, किसकी होती है beginning of two important process। सबसे पहला disappearance of your nucleolus and your nuclear membrane, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की डिसअपियरेंस स्टार्ट हो जाती है, एंड रीअपियरेंस ऑफ स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशंस यानी अपीयरेंस दिखने लगती है। ओके, दिस वर द इवेंट्स दैट ऑकर्स इन डिप्लॉयटीन स्टेज। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो ये क्रोमोसोम थे हमारे, नाउ दे विल बी लाइक this would be your dark stained and this will be your light stained chromosome। तो ये कुछ ऐसे हो जाएंगे, एंड दे आर अटैच्ड, ये अटैच रहेंगे एक दूसरे से एक पॉइंट पे, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पॉइंट, उस पॉइंट का नाम होगा चायस्मेटा। तो आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, when the cell enters into a diploidine stage, its nuclear membrane, nucleolus begin to disappear, spindle fiber begin to appear, and at the same time जो क्रोमोसोम्स हमारी क्रॉस ओवर हो गए थे दे विल कम्प्लीटली सेपरेट्स, बट सिर्फ एक पॉइंट पे दे विल रिमेन अटैच, और वो पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज द चायस्मेटा। सो चायस्मेटा इज द पॉइंट वेयर दे आर अटैच्ड, रेस्ट हर जगह से दे आर कम्प्लीटली सेपरेट। And the final stage of prophase 1 is the dikinesis. And what happens in this dikinesis? Nuclear membrane, nucleolus completely disappear, spindle fiber is completely formed, spindle fiber completely form हो गया, और जो क्रोमोसोम्स हमारे चायस्मेटा पे अटैच थे, जो क्रोमोसोम हमारे चायस्मेटा से अटैच थे, नाउ उस पॉइंट से भी दे आर सेपरेटेड, यानी कि दे विल लुक लाइक समवॉट ऐसे कि चायस्मेटा पे भी अटैच नहीं है अभी, दे आर कम्प्लीटली सेपरेट, टू डिफरेंट क्रोमोसोम्स। आई होप सो इतनी थिंग्स आपकी क्लियर हो गई होंगी। डाइकाइनेसिस का डायग्राम मैं आई गेस मैं यहाँ पे बना देती हूँ। तो डाइकाइनेसिस में क्या होता है, ई स्टेज में कि जो हमारा क्रोमोसोम है दैट लाइक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो गया, स्पिंडल फाइबर कम्प्लीटली फॉर्म हो गया, और जो हमारे क्रोमोसोम अटैच थे कहाँ पे, चायस्मेटा से, नाउ दे आर डिसअपियर्ड फ्रॉम दैट, चायस्मेटा से भी वो लोग डिटैच हो गए। इज दिस थिंग क्लियर्ड? तो मियोसिस इज डिवाइडेड इनटू टू सब स्टेजेस, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में क्या होता है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, बट प्रोफेज 1 इज द लॉन्गेस्ट फेज इन द इंटायर सेल डिविजन। ओके, जिसमें सब, बिकॉज इट इज डिवाइडेड इनटू 5 सब फेजेस, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस बोथ आर प्रेजेंट, centrioles at the side, and chromosome 1 is light stained and 1 is dark stained. Okay, then zygote में when the chromosome enters synapses, this chromosomes which are dark and light stained, they will now become a homologous chromosome which are structurally and morphologically similar, and these homologous chromosome are attached at certain points, and that point is known as synapses. Okay, now when the chromosome enters into the Pachydine stage, सेल जब Pachydine stage में एंटर करता है, then synapses तो एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट था, अब वो सेल कंप्लीटली क्रॉस ओवर कर रहे हैं एक दूसरे को, एंड द रीजन बिहाइंड दिस क्रॉसिंग ओवर इज
to exchange the genetic material. And the point at which they cross over is chiasmata. तो don't get confused, zygote में synapsis हो रहा है, point of attachment, and point of crossing over occurs in pachytene, that is chiasmata. Okay. देन डिप्लॉयटीन स्टेज में क्या होता है, बिगिनिंग होती है टू थिंग्स की. सबसे पहली थिंग क्या है, डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस, एंड सेकेंड थिंग इज द रीअपियरेंस ऑफ योर स्पिंडल फाइबर्स. बट डिप्लॉयटीन स्टेज में जो क्रोमोसोम्स थे ना हमारे, वो कंप्लीटली सेपरेट हो गए हैं. जो क्रॉसिंग ओवर कर रहे थे दे आर कंप्लीटली सेपरेटेड, बट एक सर्टन पॉइंट पे दे आर स्टिल रिमेन्ड अटैच, और वो पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज chiasmata. देन नेक्स्ट थिंग, द लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 इज डाइकाइनेसिस. तो डाइकाइनेसिस में क्या होता है, द nuclear membrane nucleolus completely disappear, spindle fiber is completely formed, and the homologous chromosomes are completely separate even from the point of क्रॉसिंग ओवर, दैट इज chiasmata. अब जब वो chiasmata पे अटैच थे डिप्लॉयटीन में, बट डाइकाइनेसिस में आके वो chiasmata से भी सेपरेट हो गए. आई होप सो प्रोफेज 1 आपका क्लियर हो गया होगा. In case if you don't remember the name of leptotene, zygoatine, pachytene, diploidine, dikinesis, simply तुम लोगों को याद रखना है कि प्रोफेज 1 में जो इवेंट्स हो रहे हैं, जस्ट ड्रॉ द डायग्राम एंड कंटिन्यू राइटिंग कि आप लोग को क्या समझ में आ रहा है वो फेजेस में. तो हम पढ़ रहे हैं मियोसिस 1, जिसमें हमने प्रोफेज 1 कंप्लीट कर लिया. नाउ मूविंग अहेड टू मेटाफेज 1. सो व्हाट हैपन्स इन योर मेटाफेज 1. तो एज अर्लियर इन माइटोसिस हम लोग ने देखा कि मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में एक क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड एट द इक्वेटर. सिमिलरली मेटाफेज 1 में भी वही इवेंट फॉलो होगा. ये हमारा सेल है, तो इसके जो क्रोमोसोम्स होंगे दे विल ऑल्सो बी अरेंज्ड एट द इक्वेटर. तो अगर मैंने बताया कि ये मेरे पोल्स हैं, हमने कुछ सेल को इस टाइप में होल्ड किया है, तो अगर मैंने बोला कि ये हमारे पोल्स हैं, तो इन पोल्स में से अराइज होंगे क्या, स्पिंडल फाइबर्स, एंड दिस स्पिंडल फाइबर्स विल अरेंज आवर क्रोमोसोम्स एट द इक्वेटर. अगर ये नॉर्थ और ये साउथ पोल है, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया हमारा, इक्वेटर. तो यहाँ अगर इक्वेटर पे हमारे क्रोमोसोम्स अटैच हैं, तो दे आर कॉल्ड एज, दे आर इन दी मेटाफेज. और मेटाफेज इज द बेस्ट व्यूड स्टेज ऑफ दी सेल. सेल को सबसे अच्छा आप कहाँ देख सकते हो, ओनली एंड ओनली इन द मेटाफेज. तो मेटाफेज की पेक्युलरिटी क्या है, द क्रोमोसोम इज अरेंज्ड एट द इक्वेटर. ओके. देन थर्ड आता है हमारा एनाफेज 1. सो व्हाट हैपन्स इन योर एनाफेज 1. एनाफेज 1 में क्या होता है, हमारे ये जो क्रोमोसोम अटैच्ड स्पिंडल फाइबर से थे, इक्वेटर पे ये लोग अरेंज हो गए थे. अब ये क्रोमोसोम एनाफेज में डिवाइड हो जाएंगे. जस्ट लाइक मैंने बताया था कि डॉटर क्रोमैटिड्स में, वैसे ही सिमिलर यहाँ पे भी जो हमारे क्रोमोसोम हैं, दे विल बी पुल्ड टूवर्ड्स दी पोल. पोल की तरफ इन्हें पुल किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर्स. तो ये कुछ ऐसा होगा कि इट वुड बी लाइक दिस. ये क्रोमोसोम हो गया और ये दूसरा क्रोमोसोम हो गया. ओके. तो दीज क्रोमोसोम्स ऐसे डिविजन होगा, ये इस तरीके से पुल होंगे. बट ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जहाँ पे ये लोग अटैच है, ये पॉइंट में इनका मटेरियल एक्सचेंज हो जाएगा कि डार्कली स्टेन्ड क्रोमोसोम का थोड़ा पार्ट लाइट ने ले लिया और लाइट का थोड़ा पार्ट डार्क ने ले लिया. एज यू कैन सी हियर, मैंने डार्क में थोड़ा सा वाइट स्पेस छोड़ा है और वाइट स्पेस में थोड़ा सा डार्क कर दिया है. इट मीन्स इसने इसका थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स ले ली, इसने इसकी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स ले ली. ये क्रोमोसोम ऐसे डिवाइड हो गए, इनके सेंट्रियोल्स को ऐसे खींच लिया गया, सेंट्रोमियर्स को ऐसे पुल किया. तो इसका मतलब ये कैसे हो गए, इस शेप में कन्वर्ट हो गए पुलिंग के बाद. ओके. एंड देन दे आर स्टिल लाइक एक थ्रेड उनको होल्ड करके रखता है, जो मैंने बताया था, दोज आर इंट्राजोनल फाइबर. तो व्हाट हैपेंस इन एनाफेज 1. तो your centrioles are arranged at the poles. और जो तुम्हारे स्पिंडल फाइबर्स हैं, स्पिंडल फाइबर्स विल पुल. स्पिंडल फाइबर्स क्या करेंगे, पुल करेंगे किसको, सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर यानी कि ये वाला पार्ट, सेंट्रल पार्ट, ये इसका सेंट्रोमियर, ये इसका सेंट्रोमियर, टूवर्ड्स दी पोल. पोल की तरफ पुल करेंगे स्पिंडल फाइबर्स द सेंट्रोमियर्स ऑफ रिस्पेक्टिव क्रोमोसोम. ओके. इज दिस थिंग क्लियर. नाउ नेक्स्ट आता है हमारा मेटाफेज हो गया, एनाफेज 1 हो गया. देन लास्ट आता है हमारा पी मैट में से मेटाफेज, एनाफेज
देन लास्ट इज योर टीलोफेज। टीलोफेज में हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस का डिविजन इज कंप्लीटेड। सो हियर ऑल्सो हमारे टीलोफेज में न्यूक्लियस कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा लाइक दिस। ये हमारा पहला न्यूक्लियस था कलर्ड वाला, जिसने नॉन कलर्ड वाला जिसने थोड़े कलर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स ले ली थी, उसके पास न्यूक्लियोलस आ गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बन गई। और ये हमारा था कलर्ड वाला जिसने नॉन कलर्ड की थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट कर ली। ओके, देन यहाँ पे अगर हम दिखाएंगे तो ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन अभी भी बाकी है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन अभी भी पेंडिंग है। तो आई होप सो इतना स्ट्रक्चर आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इन टीलोफेज योर न्यूक्लियस गेट्स कंप्लीटली डिवाइडेड। ओके, दिस न्यूक्लियस and this nucleus contain respective chromosomes and centrioles are arranged at the sides. Spindle fiber disappear, nuclear membrane, nucleolus reappear. अब ये टीलोफेज विल नॉट अंडरगो साइटोकाइनेसिस। क्यों? क्योंकि हमारा मेन मोटो क्या था कि मियोसिस में 2n को हमें डिवाइड करना है n n n और n, बट यहाँ पे एज वी कैन सी सिर्फ 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हुए हैं एंड वी नीड टू प्रोड्यूस मोर 2 डॉटर सेल्स। तो ये 2 डॉटर सेल्स इसी एक ही सेल के अंदर, ये एक ही सेल है, इसकी सेल मेम्ब्रेन डिवाइड कर दी तो इसका डिवीजन ही कंप्लीट हो जाएगा, तो मियोसिस रहेगा ही नहीं। तो ये सेल मेम्ब्रेन को वैसे ही रखेंगे और यही न्यूक्लियस का फर्दर अहेड हम डिवीजन देखेंगे मियोसिस 2 में। सो जस्ट रिमेंबर दिस डायग्राम एंड वी विल कंटिन्यू मियोसिस 2 प्रोसेस आफ्टर दिस डायग्राम। सो ये डायग्राम के बाद क्या आएगा हमारा मियोसिस 2, जिसमें ये एक सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, ये भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी। ओके, नहीं सॉरी सेल था। नाउ ये सेल में इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगी, इसकी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर, न्यूक्लियोलस डिसअपियर, स्पिंडल फाइबर फॉर्म्ड एंड हियर ऑल्सो द स्पिंडल फाइबर इज फॉर्म्ड। ओके, और यहाँ पे कौन सा था, लाइट स्टेन्ड था जिसमें थोड़ा पोर्शन डार्क स्टेन्ड का आ गया, और यहाँ पे डार्क स्टेन्ड था जिसमें थोड़ा सा पोर्शन किसका आ गया, लाइट स्टेन्ड का। आई होप सो इतनी थिंग्स आपकी क्लियर आउट हो गई होंगी। ये है हमारा मियोसिस 2 का प्रोफेज 2। मियोसिस 2 इज अ वेरी इजी स्टेप। ओके, प्रोफेज 2। अब प्रोफेज हो गया, अब मेटाफेज 2। मेटाफेज में क्या होता था, क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड एट द इक्वेटर। सिमिलरली यहाँ पे भी ये हमारा एक सेल हो गया, ये हमारा दूसरा सेल हो गया। इसके क्रोमोसोम विल बी अरेंज्ड एट द इक्वेटर, लाइट वाले के। ओके, लाइट 1 क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड एट द इक्वेटर और यहाँ पे डार्क 1 के भी क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड एट द इक्वेटर। यहाँ पे एक लाइट वाला कैरेक्टर आ जाता है, फिर इंटायरली शेडेड पोर्शन, एंड इसमें भी इंटायरली ये शेडेड पोर्शन विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। इक्वेटर पे ये लोग अरेंज हो गए। इज दिस थिंग क्लियर? मेटाफेज 2 में भी वही होगा जो मेटाफेज में हुआ, मेटाफेज 1 में हुआ। ओके, मेटाफेज की पेक्युलियरिटी क्या है, क्रोमोसोम को इक्वेटर पे अरेंज करना। अब आते हैं मेटाफेज के बाद विच फेज, एनाफेज 2। एनाफेज 2 में जैसे एनाफेज में हुआ, एनाफेज 1 में हुआ, वही सेम इवेंट ऑकर होगा हमारे एनाफेज 2 में। तो एनाफेज 2 में बेसिकली क्या होगा कि जो हमारे क्रोमोसोम थे वो क्या हो जाएंगे, पुल्ड टूवर्ड्स दी पोल। ये सेंट्रोमियर्स है, ये डिवाइडेड स्पिंडल फाइबर है। अब यहाँ पे लाइट कलर के थे तो ये 2 इधर पे डिवाइड हो गए और ये 2 इधर पे डिवाइड हो गए। एज यू हैव सीन कि 4 थे हमारे पास, तो 2 इधर डिवाइड होंगे और 2 इस साइड डिवाइड होंगे। ओके, तो इसने थोड़ी डार्क की कैरेक्टरिस्टिक्स ली, इसने भी थोड़ी सी डार्क की कैरेक्टरिस्टिक्स ली। अब यहाँ पे भी अगर मैं दिखाऊंगी तो इसने थोड़ी लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स ली, इंटायरली इट इज शेडेड। ओके, और इसने भी थोड़ी लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स ले ली एंड इंटायरली इट इज शेडेड। इंटायरली ये शेडेड होगा बट कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी सी इन दोनों ने एक दूसरे की इनहेरिट की है। ओके, सो दिस इज हाउ द स्पिंडल फाइबर्स पुल द क्रोमोसोम टूवर्ड्स द रिस्पेक्टिव पोल्स। पोल्स की तरफ क्रोमोसोम को पुल करने का काम एनाफेज 2 का था। एंड द लास्ट फेज टीलोफेज 2। टीलोफेज 2 में क्या होता है, इन द टीलोफेज 2 द क्रोमोसोम्स आर फाइनली डिवाइडेड
लाइक दिस। अभी ये हो गया। अब एनाफेज 2 में ही देयर विल बी सर्टन कंस्ट्रिक्शन, कुछ ऐसे कंस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे सेल में लाइक दिस। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एनाफेज में कंस्ट्रिक्शन आ गए तो टीलोफेज में बेसिकली सेल डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इज हाउ योर सेल इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इन टीलोफेज। ये एक सेल बना, ये दूसरा सेल बना, ये तीसरा सेल बना, एंड दिस इज योर फोर्थ सेल। हर एक सेल के पास अपने अपने सेंट्रियोल्स होंगे, दीज आर द सेंट्रियोल्स ऑफ द सेल्स। हर एक सेल के पास अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, देन हर एक सेल का न्यूक्लियोलस होगा, एंड उनके पास अपने क्रोमोसोम होंगे। लाइक दिस वॉज वन क्रोमोसोम, दिस वॉज योर दिस, ये वाला क्रोमोसोम जो नीचे की तरफ, ये ऊपर वाला क्रोमोसोम, चलो बता देती हूँ, ये ऊपर वाला क्रोमोसोम जो डिवाइड हुआ है, ये वाला क्रोमोसोम जो नीचे की तरफ डिवाइड हुआ है, ठीक है। देन दिस वन ओवर हियर, ये वाला क्रोमोसोम यहाँ पे, ओके। देन दिस अपर वन विल बी ओवर हियर, तो ये अपर वन यहाँ पे आ गया। सो इन दिस वे स्टार्टिंग में वी यूज्ड 4 क्रोमोसोम्स एंड एट द एंड ऑफ मियोसिस 2 डिविजन इन द टीलोफेज 2 हम लोग को क्या मिले हैं, सिंगल क्रोमोसोम, यानी 2n will is now divided into n which is haploid, and these haploid set of chromosome are known as tetrad. So at the end of telophase 2 there is a formation of tetrad cell division. Okay. सो राइट नाउ हम लोग ने माइटोसिस और मियोसिस दोनों सेल डिविजन्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डेप्थ में विच ईच एंड एवरी स्टेप्स देख लिया। अब हम देखेंगे सिग्निफिकेंस क्या होती है ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। तो इन दोनों डिविजन्स की सिग्निफिकेंस क्या है, सबसे पहले माइटोसिस की देखते हैं एंड देन वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स मियोसिस। माइटोसिस, वाई इज माइटोसिस इंपॉर्टेंट? सबसे पहले वी नो इट इज इक्वेशनल डिविजन। अगर ये इक्वेशनल डिविजन है तो इसका मतलब क्या है कि क्रोमोसोम के नंबर पेरेंट्स और डॉटर्स में सेम रहेंगे, एंड इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज नॉट चेंजिंग, इसका मतलब क्या है कि डॉटर सेल्स आर कंप्लीटली आइडेंटिकल टू पेरेंट सेल, यानी पेरेंट्स और डॉटर सेल्स में आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सा पेरेंट है कौन सा डॉटर है। दे विल बी कंप्लीटली आइडेंटिकल टूवर्ड्स ईच अदर। ये सबसे पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज सेम। नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर सेम है तो इसका मतलब क्या है, नो लॉस ऑफ क्रोमोसोम, यानी 2n था पेरेंट में और डॉटर में भी क्या है 2n है, तो इसका मतलब क्रोमोसोम लॉस हो रहा है हमारा नहीं, देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम, विच इज अनदर इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ योर माइटोसिस। अब जो थर्ड सिग्निफिकेंस मैं लिखने जा रही हूँ इट इज utmost important, तो नो लॉस ऑफ क्रोमोसोम आई कुड ऑल्सो कॉल इट एज एन इक्वेशनल डिविजन। ठीक है, इक्वेशनल डिविजन मतलब ही क्या होता है कि नो लॉस ऑफ क्रोमोसोम। And second point, daughter cells are identical to the parent cell. Third point, it helps in the repair of cells. सेल्स को रिपेयर करने में मदद करता है। एज मैंने पहले ही तुम लोग को बता दिया कि ह्यूमंस में कैसे और प्लांट्स में कैसे, एक बार और अच्छे से मैं बता देती हूँ कि ह्यूमंस में एज आई हैव टोल्ड यू, स्किन के सेल्स जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल्स, अगर स्किन के सेल्स एक सेल्स टीयर आउट हो गया, एक वाउंड आ गया, तो न्यू सेल्स तुरंत जनरेट होते हैं एंड दे हील अप दैट वाउंड। तो इसलिए एपिडर्मल सेल्स आर अंडरगोइंग माइटोटिक डिविजन, बहुत ही ज़्यादा क्विक रेट में होता है ये। एपिडर्मल सेल्स हो गया स्किन के, हमारे ह्यूमंस के आरबीसीज हो गए, एक आरबीसी लॉस होता है तो दूसरा आरबीसीज तुरंत बनता है। हम लोग ने एक एस्टिमेशन भी लिया था कि 2 मिलियन आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड एवरी सेकेंड्स। Okay, so the formation of RBCs, the epidermal cell formation are both a kind of mitotic division. अगर प्लांट्स में मैं बात करूँ तो प्लांट्स में मैंने आप लोग को बताया था कि रूट की टिप पे
शूट की टिप पे और रूट की टिप पे दो टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। और ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं दे अंडरगो रैपिड डिविजन। मेरिस्टेमेटिक सेल्स अंडरगो द रैपिड डिविजन एंड देयरफॉर शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम कंटिन्यूसली डिवाइड्स। लास्ट हम लोग देख रहे हैं अबाउट मियोसिस। तो मियोसिस की सिग्निफिकेंस क्या होगी? तो मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन। अगर रिडक्शनल है तो क्रोमोसोम के नंबर क्या होंगे? लॉस होंगे। क्रोमोसोम्स आर लॉस, तो ये तो उसकी सिग्निफिकेंट नहीं होगी। क्रोमोसोम्स आर लॉस, बट इसकी सिग्निफिकेंट बहुत ज़्यादा है। क्या है? इट प्रोड्यूसेस वेरिएशन। इट प्रोड्यूसेस वेरिएशंस। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशंस इन आवर लाइफ। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में वेरिएशंस नहीं होंगे तो वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सपोज अगर एक ऑर्गेनिज्म रहता है पोलर रीजन में, उसको हम लोग ने छोड़ दिया एकदम डेजर्ट रीजन में, तो दैट ऑर्गेनिज्म कुडंट सर्वाइव। बट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर वेरिएशंस की कैपेसिटी है, तो वो ऑर्गेनिज्म को आप पोलर से डेजर्ट रीजन में लाओ, इट कैन सर्वाइव। तो वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल कैपेसिटीज। ओके, सो विद दिस हम लोग इस चैप्टर का एंड करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग ने अभी तक जो भी पढ़ा उसका मैं एक क्विक समरी दे देती हूँ। हमने ये चैप्टर की शुरुआत की थी विद द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। हमने देखा था कि ये क्रोमोसोम्स जो है कैसे आए, किस साइंटिस्ट की वजह से आए हैं एंड इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। पहले क्रोमैटिन नेटवर्क होते हैं, सुपर कॉइलिंग, देन क्रोमोसोम। फिर उसके बाद हमने देखा व्हाट इज अ सेल साइकिल, एक ऐसी सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट आर नेसेसरी और दैट हेल्प्स इन द सेल रिपेयर, डैमेज, फंक्शनैलिटी, डिवीजन ऑफ डॉटर सेल्स एक्सेट्रा। फिर हम लोग ने किस में फोकस किया? वी फोकस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ सेल। सेल डिवीजन में हमने ये देखा कि देयर आर टू टाइप ऑफ डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस का हम लोग ने फुल साइकिल देखी एंड मियोसिस की भी हमने फुल साइकिल देखी। देन वी केम आउट टू द कंक्लूजन कि माइटोसिस और मियोसिस के इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट इवेंट्स क्या होते हैं। एंड विद दिस we finished out our chapters. Thank you for visiting our channel, the Tuition Wala Foundation. If you have any doubt ahead regarding this chapter, please comment down your doubts below. And if you want to watch the entire series of your biology chapter, please visit the channel playlist. Thank you for watching the video.